बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी रुद्राक्ष। पहाड़ों की डूबती शामों का ये जो सुरमई रंग है ना, बेहद पसंद है मुझे। और जब शाम की नम किरणें उस पर धीरे धीरे फिसलती हैं तो लगता है रोशनी खुद को अंधेरे को सौंप रही हो, किसी समर्पित प्रेमिका की तरह। नरेंद्र के कंधे पर पिछले आधे घंटे से सर टिकाए सामने खुलती बड़ी सी खिड़की के पार ऐसी ही शाम निहार रही थी मैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं वीना? तभी नरेंद्र ने मेरा ध्यान खींचा। उनके कंधे से सर हटाए बिना बुजुर्ग हाथों की हरी नसों पर मैंने उंगलियां फिरा दी। कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं जवाब देने से कतराती हूँ, इसलिए कि खुद को सही ठहराने वाले जवाब जरा देर में मिलते हैं मुझे। नरेंद्र जानना चाहते थे कि ये वीना कोचिंग क्लास बंद करके घर के लोन को, बाकी रह गई जिम्मेदारी को अधूरा छोड़कर अपने लिए जीने का फैसला करना क्या सही था या गलत? अपने लिए सोचना गलत है क्या? वो भी जब जिंदगी उल्टी गिनती गिन रही हो। कहते हुए मैंने भवें उचकाई तो वो मुस्कुरा दिए। हाँ, लेकिन बच्चों से कैसे कहेंगे? कहते हुए उन्होंने कुर्सी से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। यही आदत थी इनकी, एक ही बात में सुकून और मुश्किल दोनों कह जाना। बेटे शिवांश और बहू दीपिका को बताना कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं, ये उतना ही मुश्किल था जितना कि ये फैसला लेना। हम चाहते थे कि उन दोनों से मिलकर बताएं। बुलाने के लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई थी, लेकिन बार बार उन दोनों में से किसी को कोई न कोई अड़चन आ जाती। 4 दफा टिकट कैंसिल हो चुकी थी। एक तो अभी हफ्ते भर पहले ही। बड़ा फैसला था यह हमारी जिंदगी का। मैं देखना चाहती थी कि हमारी बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हामी भरेंगे या फिर खारिज कर देंगे। पहाड़ की रात खामोशी से नीचे उतर आई थी। खाना निपटाकर मैंने कमरे में सुलगती अंगीठी रखी और हाथ पांव सेंक कर लिहाफ ओढ़ कर बैठ गई। नरेंद्र मेरी मौजूदगी से अनजान अपने ख्यालों में गुम थे। स्टूल से मोबाइल उठाते हुए मैंने पूछा, वीडियो कॉल लगाऊं क्या शिवांश को? जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने कॉल लगा दी। घंटी जा रही थी। थोड़ी देर बाद मोबाइल की स्क्रीन पर दिखते एक डिब्बे में हम थे और दूसरे में शिवांश और दीपिका। हाँ माँ, आज वीडियो कॉल कैसे की? खैरियत जानने के बाद उसने पूछा। मैंने नज़र भर नरेंद्र को देखते हुए कहा, एक ज़रूरी बात बतानी थी। वो हम कहते हुए मैं रुक गई। जिस बात को कहना मैं आसान समझ रही थी वो सब मुश्किल लग रहा था। नरेंद्र समझ रहे थे ये उलझन। तभी उन्होंने मेरी खुलती बंद होती मुट्ठी कसते हुए मुझे धीरज धराते हुए कहा, बेटा एक फैसला लिया है, हम संन्यास लेने जा रहे हैं। मन किसी आतुर बच्चे की तरह बस सवाल करना जानता है। एक का जवाब दो तो दूसरा, दूसरे का दो तो तीसरा। नेटवर्क खराब होने की वजह से वीडियो कॉल बीच में ही रुक गई थी, लेकिन मन का सवालों की पटरी पर दौड़ना कहाँ रुका होगा। मैं जानती हूँ बच्चे भी हमारी तरह परेशान होंगे। वीडियो कॉल नहीं लगी तो इस दफा शिवांश ने फोन कर लिया। हाँ बेटा, मैंने कॉल रिसीव की। आई होप ये मजाक होगा माँ। उसने बात वहीं से शुरू की जहाँ छूटी थी। मैंने आवाज स्थिर करके कहा, नहीं बेटा, बस कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहते हैं। दिस इज रियली सिली माँ। आपने हमें छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर लिया? कोई गलती हुई है क्या हमसे? उसने कहा तो नरेंद्र ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। सन्नाटे में आवाज फोन से बाहर जा रही थी। पूरे 2 घंटे बात चली। शिवांश बार बार वजह पूछता रहा, मनुहार करता रहा कि ये सब फालतू की बातें निकाल दें हम अपने दिमाग से। क्या क्या निकालती अपने दिमाग से? हमारा इस उम्र में इतना थकना, अक्सर तीज त्योहार पर बच्चों की राह तकना, या फिर अपने लिए वक्त न निकाल पाना। छत की ठंडक रिस कर हमारे ऊपर टपक रही थी।
मैंने नरेंद्र का ठंडा हाथ थाम लिया। उन्होंने सर के नीचे दबी दूसरी गुनगुनी हथेली उस पर रख दी। मैंने आंखें मूंद ली। यादों की गुनगुनाहट आंखों पर सेक करने लगी। आंखें खोली तो 5 साल पहले वाले इसी घर के बारामदे में थी। सामने नरेंद्र दिख रहे थे, शिवांश के कंधे पर हाथ रखे, दूर पहाड़ी पर उसे कुछ दिखाते हुए। रिटायरमेंट के बाद पालमपुर में घर लेकर लाइफ एंजॉय करेंगे, यही सोचकर हम एक छोटा घर तलाश रहे थे, लेकिन शिवांश को ये बड़ा घर बहुत पसंद आया था। माँ, दिस प्लेस इज जस्ट ऑसम, आप यही घर लेना। मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने कहा, बजट से बाहर भी है, कोई छोटा घर देख लेते हैं। क्या माँ, एक ही बार तो इंसान घर लेता है, तो अच्छा ही लिया जाए ना। उसने कहा तो नरेंद्र को उसकी बात जंची और इस बड़े घर की जिम्मेदारी उठा ली। फंड कम था तो बाकी के लिए लोन का इंतजाम करना पड़ा। पहले किराए के घर में रहे, कमाई के लिए कोचिंग क्लासेस खोली ताकि लोन चुका सके। कोचिंग में मैं फिजिक्स पढ़ाती थी और नरेंद्र मैथ्स। शुरू में 5 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ने लगी। नरेंद्र कहते कि अच्छा पढ़ाएंगे तो और बच्चे आएंगे, लोन जल्दी चुक जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी सुकून नहीं है जिंदगी में, अक्सर मैं उनसे कहती। वो मुस्कुराकर कहते, एक दफा जिम्मेदारियों से निपट जाएं, फिर सुकून से जिएंगे। मेरा मन होता कि पूछ लूं, कब फारिग होंगे हम जिम्मेदारियों से, कब निपट पाएंगे। तभी नरेंद्र की खांसी ने मेरा ध्यान खींचा। उनकी आंख खुल गई, या जाने सोए ही नहीं थे या जाग रहे थे मेरी तरह, शिवांश और दीपिका की कही बातों के साथ। मैं नरेंद्र का सर थपका रही थी, जैसे बचपन में शिवांश को थपकियां देती थी। वो आंख बंद करके लेटे थे, लेकिन लिहाफ के भीतर उनके बेचैन पांवों का हिलना दिख रहा था मुझे। नरेंद्र, टेक इट इजी। अपना मन संभालते हुए मैंने उनके पांव पर हाथ रखा। हाँ, तुम सो जाओ ना, कहते हुए एक सीली मुस्कान उनके चेहरे पर चमकी और फिर बुझ गई। मैं जानती थी शिवांश का दुखी होना परेशान कर रहा होगा इन्हें, इतना लाड जो करते थे उससे। उनके बाल सहलाते हुए मैंने आंखें मूंद ली। नरेंद्र का हंसता मुस्कुराता चेहरा जहन में कौंधने लगा। वो 3 साल पहले की गुरु पूर्णिमा थी। हमने पूजा रखी थी। शिवांश और दीपिका को भी बुलाया था। दीपिका बीमार थी, इसलिए वो अकेला आया था। बेटा आ गया तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो। घंटे भर से यूं मुस्कुराता देखकर मैंने ही टोका था उनको। वो कभी उसके हाथों को पकड़कर देखते, कभी उसकी पेशानी पर निगाहें फिराते, कुछ मांगता तो मुझसे पहले दौड़कर उसके लिए ले आते। घुटनों में तकलीफ होने के बावजूद पूजा वाले दिन सुबह से काम पे काम किए जा रहे थे। कितना करेंगे दौड़कर, शिवांश को कह देना। वो सुस्ताते हुए कुर्सी पर बैठे तो मैंने लैपटॉप पर झुके शिवांश को देखते हुए कहा, अरे 2 दिन के लिए आया है, अब क्या काम करवाऊं उससे। कहकर वो वापस काम में जुट गए। भले ही कितने भी फिट हों, लेकिन 68 की उम्र में शरीर थकता ही है ना। रात को जब उनको अपने पांव खुद दबाते देखा तो मुझे गुस्सा भी आया और मन भी भर आया। जैसे ही उन्होंने मुझको देखा, फौरन हाथ हटा लिए। गर्म तेल से मैं पांव की मालिश करने लगी। तुम भी तो थक गई होगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा दर्द, वो कहते जा रहे थे और मैं चुपचाप पांव दबाती जा रही थी। जान रहे थे वो कि मैं नाराज थी उनके एक्स्ट्रा लाड़ के कारण। मैंने तेल की कटोरी पोंछते हुए कहा, आप कभी शिवांश को उसकी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं दिलाते। कैसे दिलाऊं, उन्होंने मेरा मन रखने के लिए पूछा था। कुछ भी। अच्छा, एक काम करो, यही पूछकर देखो कि लोन चुकाने में मदद कर दे। कहते हुए मैंने उनको देखा तो वो सो चुके थे। आराम दिख रहा था उनके चेहरे पर। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन मैं गलत थी। अगले रोज मेरे सामने ही उन्होंने शिवांश से मेरी कही बात कह दी, जस की तस। हाँ पापा, अभी सैलरी कम है ना, थोड़ी अच्छी हो जाए ना, तो मैंने खुद ही सोचा हुआ था। उसके मुंह से ये सुनते हुए उन्होंने मेरी ओर देखकर ऐसे आंखें उचकाई थीं, जैसे कहना चाह रहे हों कि देखा, मेरा बेटा जिम्मेदार भी है। उस रोज दिन भर वो मुझको चिढ़ाकर मुस्कुराते रहे थे और मैं झूठ मूठ का चिढ़ती रही थी, क्योंकि मुझे उनके चेहरे पर मुस्कान बेहद पसंद थी। मेरी आंखों में अब भी अतीत जमा हुआ था।
मैं उठकर बाहर वाले कमरे की खिड़की पर आ गई। कांच पर जमी ओस हाथ से साफ की तो सामने वीणा क्लासेस का बोर्ड दिखा। उसके बड़े बड़े अक्षर अतीत का वो वक्त दिखाने लगे जब नरेंद्र थकने लगे थे। वो जनवरी के दिन थे। दिन का चौथा बैच पढ़ा रहे थे वो। तभी उनकी पीठ में दर्द शुरू हुआ और कंधों को जकड़ लिया। वो तो बच्चों ने संभाल लिया, वरना कुर्सी से गिर भी गए होते। क्या करना चाहते हो तुम? मैंने गुस्से में तुम कह दिया था उन्हें। थकी हुई आवाज में वो बोले, अरे मैं ठीक हूं भाई। ठीक है आप? मैं लगभग बिखर पड़ी। ये जिम्मेदारी, ये मोह कब तक उठाएंगे और किसके लिए? उस बेटे के लिए जिसकी बैंगलोर में अपनी गृहस्थी है। वहां खड़े स्टूडेंट्स उस वक्त हमें ही देख रहे थे और मैं देख रही थी सिर्फ उन्हें। उनके झुके कंधे, पेशानी पर पड़ते परेशानी के बल। मैं निकालना चाहती थी उनको इस सब से, लेकिन कैसे? वीणा, क्या सोचती रहती हो? एक रोज कोचिंग क्लास के बाद बोर्ड के सामने मुझे यूं ही खड़े देखकर उन्होंने पूछा, यही कि हम ये सब छोड़ दें तो? अब से सिर्फ अपने लिए जिए तो? इस जिम्मेदारी, इस फर्ज से संन्यास ले लें? मैं बोलती जा रही थी कि उन्होंने टोका, अच्छा कैलाश पे चलें या जंगलों में? कहते हुए वो हंसे। उनका हाथ पकड़कर मैं खिड़की के पास ले गई। बाजुओं की गिरह बांधते हुए बोली, कोई एक पल बताइए जिसे हमने सिर्फ अपने लिए जिया हो। नहीं है ना? ऋषिकेश ट्रिप याद है? वो गंगा किनारे बने आश्रम, वहां ओल्ड एज कपल देखे थे मैंने, अपने लिए जीते हुए। वो सन्यास, माया जाल से जो छुटकारा दिलाए, वैसा सन्यास। उन्होंने सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। 3 महीने लगे थे मुझे ये भरोसा दिलाने में कि हम अपने लिए भी जी सकते हैं। रोशनी के नरम फाहे मेरी आंखों को सहला रहे थे। मैं अतीत से वापस आ रही थी। वीणा, तभी मेरा ध्यान नरेंद्र की आवाज पर गया। हाँ, क्या कहते? मैंने दरवाजे पर पहुंचते हुए कहा। वो बोले, दीपिका का फोन था, वो लोग पालमपुर पहुंच गए। पूछ रही थी कि बाजार से कुछ लेके आना है क्या? कुछ नहीं लाना। कहते हुए मैं रसोई में आई और चाय का पानी चढ़ा दिया। अगर शिवांश का आना आम होता तो शायद उसकी पसंदीदा खीर बना देती या फिर दाल बाटी के लिए दाल भिगो देती। वो लोग मिलने थोड़े आ रहे थे हमसे, बल्कि रोकने के लिए आ रहे थे। और देखो ना, इस बार कोई मीटिंग नहीं थी उनकी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मंथली टारगेट नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर से शिवांश की लड़ाती आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं आंच धीमी करके बाहर आई तो निगाहें नरेंद्र के गले लगे शिवांश पर टिक गईं। कितनी कसावट थी उसकी बाजुओं में, जैसे फैसला करके आया हो कि हमें अपने मन की नहीं करने देगा, हमें दूर जाने ही नहीं देगा। प्यार कम हो या ज्यादा, औलाद को देखकर छलक ही पड़ता है। मैं जो अब तक उनके आने के कारणों पर मंथन कर रही थी, कब शिवांश के पास चली आई, कब उसके माथे को चूमा, कब दीपिका को गले लगाया, याद नहीं। दोपहर के खाने के बाद शिवांश उनकी गोद में सर रखे लेटा था। मैं और दीपिका वहीं पलंग के एक एक कोने पर टिके थे। हम चारों चुप बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमने कोई फैसला ही ना लिया हो और शिवांश और दीपिका बस यूं ही मिलने आए हों। पापा, आपने वो फैसला क्यों लिया था, संन्यास वाला? तभी शिवांश ने ये पूछकर सब कुछ याद दिला दिया। लिया था नहीं, लिया है, मैंने दुरुस्त किया। वो झटके से उठ बैठा और नरेंद्र का हाथ थामते हुए बोला, लेकिन क्यों? हमें आपके साथ की जरूरत है। यहाँ ये बड़ा घर लिया है, कोचिंग चला रहे हैं, इन सब का क्या होगा? उसके इस सवाल का जवाब देना चाहती थी मैं। पूछना चाहती थी कि कौन से साथ की बात कर रहे हो? रोज रात 8 बजे 3-4 मिनट होने वाली बात की? हमारे लिए तो एक ही कमरा काफी था, और कोचिंग हमारे शौक से ज्यादा मजबूरी है, लोन की मजबूरी। हमने सोच समझकर फैसला लिया है। मन में चलते द्वंद को ढकते हुए मैंने कहा, आप लोगों ने कभी सोचा कि लोग क्या कहेंगे? वो सोचेंगे नहीं कि बच्चों ने माँ बाप को आश्रम भेज दिया? बताइए पापा। शिवांश ने पूछा तो नरेंद्र को कोई जवाब नहीं सूझा। लाचारगी से मेरी ओर देखने लगे। मेरे पास भी इस सब का कोई जवाब नहीं था। बस मन तड़प रहा था ये सोचकर कि बच्चे हमें समाज की वजह से रोकना चाहते थे।
सुबह, दोपहर, शाम, किसी दवा की खुराक की तरह बच्चों की दी जाने वाली हर दलील के साथ थोड़ा थोड़ा नरेंद्र उनकी तरफ हो रहे थे। देखा था मैंने इस घर को रेनोवेट करने की प्लानिंग में शामिल होते हुए, कोचिंग क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाने की बात करते हुए। आपका मन बदल रहा हो तो बता देना, एक रात सोते वक्त मैंने नरेंद्र से पूछा। उन्होंने कल लंच में क्या बनाऊंगी ये पूछकर बात बदल दी थी। उस रोज के बाद मैंने उनसे पूछा नहीं, फिर बस जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा था उसे देखती रही। दीपिका रात को गुड़ वाला दूध बनाकर लाती, शिवांश नरेंद्र के साथ बाजार के काम करवाता। सब कुछ रियलिटी शोज में मिले किसी टास्क जैसा लग रहा था। एक शाम मैं बारामदे में अकेले खड़ी थी, दिमाग में अजीब सी उथल पुथल लिए। तभी नरेंद्र ने आकर पीछे से मेरे कंधे पकड़ लिए। बोले, क्या सोच रही हो? यही कि कब की टिकट बुक कराऊं ऋषिकेश की? मैंने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना, रहने दो ना। नरेंद्र ने ये कहा नहीं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में अपनी ठोड़ी मेरे कंधे से लगाई, मुझे लगा कि वो यही कहना चाहते थे। ये मोह भी बड़ा खतरनाक होता है। जब टूटता है तो नस नस में चुभता है, हार जाता है इंसान। नरेंद्र के इसी हारने से डरती थी मैं, इसीलिए कभी सिक्के का वो पहलू ना दिखाती जो मुझे दिखा करता था। बस खुद ही उससे जूझती रहती। उस रात भी बहुत देर से बाहर टहल रही थी, सोच रही थी कि जो हो रहा है उसे यूं ही होने दूं क्या पता जिंदगी थोड़ी बची हो तो इतनी जद्दोजहद किस काम की। सुनो, नरेंद्र की आवाज सुनकर मैं पलटी। दीपिका ने कॉफी बनाई है, अपने रूम में बुला रही है, चलो कुछ वक्त टहलते हैं ना। मैंने हाथ पकड़ते हुए उनको रोका। हम टहलने लगे चुपचाप, बस कभी उनका गुनगुनाना, उनकी उंगलियों की थिरकन बीच बीच में चुप्पी तोड़ती। हम टहल ही रहे थे कि शिवांश के कमरे की खिड़की पर आकर ठिठक गए। दीपिका की आवाज आ रही थी। क्या लगता है तुम्हें, रुक जाएंगे ना माँ पापा? अगली आवाज शिवांश की थी। हाँ, आई विश, क्योंकि वो चले गए तो लोन बीच में रुक जाएगा, और ऐसा हुआ तो ये घर हाथ से चला जाएगा। उनकी हर बात के साथ नरेंद्र की उंगलियां मेरी बाजू कस रही थीं, थरथराती कपकपाती उंगलियां। उस रात न मुझे नींद आई न उन्हें। वो ऋषिकेश के बारे में पूछते रहे और मैं भी उनको बताती रही, ये जताए बिना कि मैं उनका भीतर भीतर दरकना देख रही थी। अगली सुबह हम सब नाश्ता कर रहे थे। मैं प्लेट में पोहा लगा रही थी। शिवांश दीपिका कुछ बातें कर रहे थे और नरेंद्र की निगाहें मेरे पीछे पीछे डोल रही थीं। कभी टकरती तो मुस्कुरा देते। माँ, हम कल निकलेंगे, काफी दिन हो गए, शिवांश ने कहा। निश्चिंतता थी उसके चेहरे पर, जैसे यकीन हो गया हो कि अब सब ठीक है। केतली से चाय निकालते हुए मैंने कहा, अच्छा, हम भी अब सेटल करके ऋषिकेश की तैयारी करते हैं। फिर शुरू हो गया? आप यही चाहते हैं क्या कि लोग हमको बातें सुनाएं? शिवांश ने पूछा तो मुझसे, लेकिन निगाहें नरेंद्र पर थीं। मैं कुछ कहती कि वो बोल पड़े, वही बात जो मैं कहना चाहती थी। लोग तो अब भी कहते हैं कि बच्चों के पास क्यों नहीं रहते, कमाने की क्या जरूरत है, आपका बेटा लोन नहीं भर सकता क्या? अब किसी का सोचना नहीं है हमको। पहली बार उन्हें अपनी तरह बोलता सुन रही थी मैं। वो बार बार मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि ठीक बोल रहा हूं ना मैं? और ऋषिकेश कौन सा दूर है? बात आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, आते रहना तुम लोग मिलने, सिर्फ जिम्मेदारियों से संन्यास ले रहे, रिश्तों से नहीं। कहते हुए मेरी आवाज थरथरा कर डूबती के उनके लम्स ने संभाल लिया। मेरी कलाई पकड़ते हुए बोले, तुम सामान कब लगाओगी? वहां जो चाहिए वो अब है हमारे पास। कहते हुए मैंने उनको देखा, उनके स्थिर चेहरे को, शांत आंखों को और गले में झूलती उस रुद्राक्ष की माला को जो थी नहीं लेकिन मुझे दिख रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।